यस माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों के दिमाग में ज़रूर आता होगा कि जब हम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाएँगे, तो उसके बाद क्या होगा? आप में से कई लोगों को ये भी लगता होगा कि जब हम आरबीआई पहुँचेंगे, तो बस उसी दिन से हम पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे, करेंसी मैनेजमेंट हमारी मुट्ठी में होगा, राइट? इंडिया की इकोनॉमी को हम अपने हाथों से चलाएँगे, मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा बहुत बड़ा रोल होगा। यस, ये सब ज़रूर होगा, लेकिन एक टाइम के बाद। जैसे-जैसे आप अपने करियर में आरबीआई में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें भी करने का मौका मिलेगा। बट इनिशियली जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेनिंग प्रोसीजर ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। नाउ आई वुड सजेस्ट, मैं ऐसा चाहूँगा कि आप लोग ये अज़्यूम कर लें कि आप आरबीआई के ऑफिसर बन गए हैं और तब आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएँगे, अच्छे से अपने दिल तक, अपने दिलो-जान तक पहुँचा पाएँगे, राइट? और आप बन ही जाओगे, आज नहीं तो कल तो बनना ही है, ठीक है? आपको कोई नहीं रोक सकता एक्सेप्ट योरसेल्फ। कोई और तीसरी चीज़ आपको नहीं रोकेगी या दूसरी चीज़ आपको नहीं रोकेगी आरबीआई ऑफिसर बनने से, वो आप खुद ही हैं, जो अपने आप को रोकेंगे टू बिकम एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है जिस जिस भी आप जहाँ पे भी आपकी जॉइनिंग है, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। रीजनल ऑफिसेज़ है इंडिया में बहुत सारे आरबीआई के, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना एटसेट्रा। वहाँ पे आपको सबसे पहले बुलाया जाएगा। वो आपके जॉइनिंग लेटर में मेंशन होता है कि आपको कौन से रीजनल ऑफिस में जाके रिपोर्ट करना है, ठीक है? तो आपको जाके सबसे पहले क्या करना है, रीजनल ऑफिस में जाके रिपोर्ट करनी है दैट ओके, आई एम हियर, ठीक है? काइंड ऑफ अपनी अटेंडेंस लगानी है कि हाँ जी, मैंने आपको अपनी जॉइनिंग दे दी, मैंने अपने आप को आरबीआई को समर्पित कर दिया, ठीक है? सबसे पहले दिन ये हुआ। जब से इस जैसे ही ये वाला प्रोसेस होता है, इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ आप लोगों के साथ होगी, वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक-एक चीज़ जो-जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी, वो टैली की जाएगी कि आपके सर्टिफिकेट्स के साथ वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स के मार्क्स, आपका नाम, आपके मदर का नाम, आपके फादर का नाम, सब कुछ वर्ड टू वर्ड टैली किया जाएगा। अलोंग विद दैट कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी? आपको चाहिए 10th का सर्टिफिकेट, आपको चाहिए 12th का सर्टिफिकेट, आपको चाहिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट एंड मास्टर का सर्टिफिकेट, अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो। क्योंकि अगर आपने मास्टर वाली एलिजिबिलिटी के थ्रू अप्लाई किया था, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ यू नो ग्रेजुएट विद 60% और मास्टर्स विद 55%। तो अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% नहीं थे, मान लेते हैं, और आपने मास्टर्स विद 55% के थ्रू अप्लाई किया था, तो इन दैट केस आपको मास्टर का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, राइट? और इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में जो परसेंटेज आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी, वही परसेंटेज आपकी एग्जैक्टली इन सर्टिफिकेट्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वही उसी तरीके से आपके नाम, आपके फादर का नेम, आपके मदर का नेम, सब कुछ एग्जैक्ट होना चाहिए, राइट? ना आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार, अगर मैंने गलती से एप्लीकेशन फॉर्म में गलत परसेंटेज भर दी, लाइक फॉर एग्जांपल मेरी परसेंटेज मान लेते हैं 71.72 है, राइट, ग्रेजुएशन में, और मैंने फॉर्म में भर दिया 71.27, ठीक है? 71.72 को हमने क्या भर दिया, 71.27, गलती से टाइपिंग एरर हो गया, राइट? सो डोंट वरी, इन दैट केस क्या प्रोसीजर होता है कि आप वहां का, आपके जो भी सीजीएम है, आप उनको एक मेल पे लिख सकते हो कि यस सर और मैम, this is the actual percentage and that was filled by me in the application form mistakenly, ठीक है? सिमिलरली अगर मान लेते हैं आपके नाम में कोई मिस्टेक हो गई है while filling the form, राइट? फॉर एग्जांपल मेरा नाम मनीष मिश्रा है, तो अभी मेरे साथ जब मैं लॉ कर रहा था तो ये हुआ था। एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने किया था, उसमें मैंने सरनेम में MIHS की जगह MIHS कर दिया था, राइट? तो अगर आपके साथ मान लेते हैं आरबीआई एप्लीकेशन फॉर्म में भी मैं अपना फॉर्म भर रहा हूँ मनीष मिश्रा के नाम से, तो MISHRA होना चाहिए, MIHS हो गया गलती से। तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा, एक एफिडेविट लगा के दे दूंगा कि सर, माय नेम इज मनीष मिश्रा विद द करेक्ट नेम एंड I mistakenly written the incorrect spelling of Mishra in the application form. Same goes for your mother's name और father's name. ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपने कास्ट मेंशन करी थी एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपकी लगेगी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करा है तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर दी गाइडलाइंस जो कि नोटिफिकेशन में होती है। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो वो भी होना चाहिए। एंड लास्ट, कोई और अदर सर्टिफिकेट अगर आरबीआई आपसे डिमांड करता है तो वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, फॉर जो गवर्नमेंट जॉब के लोग होते हैं, उनको एनओसी देना पड़ता है, राइट? तो एनओसी
आपको आरबीआई को इस दिन देना पड़ेगा कि भाई हाँ, मैं अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद थोड़ा सा चिलिंग विलिंग माहौल होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की छुट्टी हो जाती है और आप घर चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला दिन आता है उसमें होता है ईडी का एड्रेस, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एड्रेस, जो भी आपके ऑफिस के, जो भी आपके रीजनल ऑफिस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, वो आपको एड्रेस देंगे। एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ये वो दिन होगा जब आपको रियलाइज होगा कि आपने कुछ बहुत तगड़ा अचीव किया है। जब जिस दिन आप एग्जाम निकाल लोगे ना, उस दिन आपको बहुत अच्छी फील नहीं आएगी, मैं आपको भी बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम निकाल लोगे ना, तब सोचोगे यार अच्छा निकाल लिया, अब क्या करें, ठीक है। तो बहुत आपको एक्चुअल फील कि दैट यू हैव डन समथिंग बिग, ठीक है, वो होगा इस दिन जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके सामने खड़े होकर आपको बता रहे होंगे दैट यू आर वन ऑफ दोज लकीएस्ट पर्सन आउट ऑफ 140 करोड़ पीपल जो कि अब आरबीआई का पार्ट है। आरबीआई इज अ वेरी प्रेस्टिजियस एंड प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, आई होप यू नो दिस। एंड इसका पार्ट बनने पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको बहुत कंग्रेचुलेट करते हैं, बहुत आपको प्रेस किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आगे आने वाले समय में आप कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं इन द कंट्री, राइट, इन द लाइव्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो इस दिन आपको एक्चुअली में फील आता है कि यस, अब मैंने कुछ बड़ा फोड़ा है, और अब मैं तैयार हूं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो एग्जीक्यूटिव एड्रेस होता है, इसके साथ साथ कुछ सीजीएम और डीजीएम है, वो भी भाषण देते हैं, वो भी आप लोगों को प्रेस करते हैं, वो भी आप लोगों को बताते हैं व्हाट्स गोइंग टू बी योर लाइफ एट आर हाउ इज गोइंग टू बी योर लाइफ एट आरबीआई, इस तरीके की चीजें आपको बताई जाती है, ठीक है। ये हो गया सेकंड डे। इसके बाद आते हैं आपकी डिपार्टमेंट की एलोकेशन, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप मुंबई में पोस्टेड हैं, राइट, मुंबई में पोस्टेड है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं मुंबई के हेडक्वार्टर्स में, तो आपको डिपार्टमेंट एलोकेट किया जाएगा दैट ओके, यू आर एलोकेटेड द डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, सुपरविजन, इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, इस तरीके के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं आरबीआई के। तो आपको तीसरे दिन पे डिपार्टमेंट एलोकेट किया जाएगा, राइट, और आपको बताया जाएगा कि ठीक है भाई, ये वाला डिपार्टमेंट आज से आपका हुआ, ठीक है। अब इसमें एक चीज और होती है कि मान लेते हैं कि आपने रीजनल ऑफिस में रिपोर्ट किया है, तो जरूरी नहीं है कि आपका वो डिपार्टमेंट उसी रीजनल ऑफिस के अंदर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन की बात करता हूँ मुंबई में, अगर मुंबई के डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन की बात करें तो वो हेडक्वार्टर्स में नहीं है, वो अलग लोकेशन पे है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, राइट। और जबकि जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो शहीद भगत सिंह मार्ग पे है। उसी तरीके से जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है आरबीआई का मुंबई का, वो बांद्रा एंड कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, हेडक्वार्टर्स में नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको एलोकेट होता है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट आरबीआई का, तो आपकी पोस्टिंग, आपका जो ऑफिस होगा वो बांद्रा एंड कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होगा। सिमिलरली अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन आपको मिलता है तो आपका ऑफिस हो जाएगा, अगर आप मुंबई में पोस्टेड है तो आपका ऑफिस हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन मुंबई। सेम गोज फॉर अदर सिटीज, अदर स्टेट कैपिटल्स। एंड यस, बहुत अच्छी बात आरबीआई के साथ ये है कि आरबीआई के सारे ऑफिसेस स्टेट कैपिटल्स या फिर मेजर सिटीज में ही है, ठीक है। पटना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, राइट, सिर्फ कैपिटल में या फिर मेजर सिटीज में ही आरबीआई के ऑफिसेज है। तो आपको इस चीज की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या मेरी रूरल पोस्टिंग हो जाएगी या मेरी ऐसी जगह पोस्टिंग ना हो जाए जहाँ पे कोई फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो, राइट। देखो, किसी भी स्टेट का सबसे अच्छा स्टेट सिटी कौन सा होता है, उसका कैपिटल होता है, चाहे वो कितना भी बैकवर्ड स्टेट हो। बिहार, हम जनरली कहते हैं कि बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट जो है, या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जैसे स्टेट जो थोड़े से केरला, तमिलनाडु के कंपैरिजन में बैकवर्ड हैं, राइट। बट इन सिटीज के भी अगर आप कैपिटल में जाके देखोगे तो कैपिटल बहुत अच्छे होते हैं, राइट। तो डिपार्टमेंट एलोकेट हो गया। इसके बाद अगला स्टेप जो आता है वो होता है फेमिलराइजेशन विद द डिपार्टमेंट। आपको बताया जाता है कि आपका डिपार्टमेंट क्या करता है, आपका डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। रोज आपके 1 से 2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, आपको रूल्स, रेगुलेशंस और एक्ट्स पढ़ने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, यार अभी तो हम पढ़ के आए थे इतना सारा, फिर पढ़ने की बारी आ गई। थोड़ा सब्र करो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, थोड़ा सा सब्र करो। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आपको दे दिया जाएगा कि ये लो भाई साहब, जाओ गवर्नर के पास जाओ और ऐसा करो, इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ा दो, जाओ। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको अभी कुछ भी नहीं पता है कि कैसे आप चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि किस तरीके से आरबीआई काम करता है, या किस तरीके से आरबीआई इम्पैक्ट क्रिएट करता है, किस तरीके से पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाती हैं, देन ओनली आपके पास, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी। तो ये जो फेमिलराइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट होता है, ये करीब 2 हफ्ते चलता है, जिसमें 1 से 2 घंटे के लेक्चर्स रोज होते हैं। रूल्स, रेगुलेशंस एंड एक्ट्स आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जांपल,
अगर आप सुपरविजन डिपार्टमेंट में हैं तो आपको बोल दिया चलो भैया सुपरवाइजरी फंक्शन पढ़ डालो। फाइनेंशियल इंक्लूजन में हो तो बोल दिया चलो फाइनेंशियल इंक्लूजन का डॉक्यूमेंट पढ़ लो। पेमेंट एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट में हो तो बोल दिया चलो भैया यूपीआई के बारे में पढ़ लो। या फॉर एग्जाम्पल करेंसी मैनेजमेंट में हो तो बोल दिया चलो जाओ सीबीडीसी के बारे में पढ़ो, राइट। तो इस तरीके से आपको फेमिलराइज कराया जाएगा विद योर डिपार्टमेंट, और आपका बेसिक वर्क होगा वो आपका शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लरिकल वर्क करना पड़ेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है सबको, जैसा कि मैंने बताया सबको लगता है कि मैं तो पहले दिन ही जाके दुनिया मुट्ठी में कर लूंगा, इंडियन इकोनॉमी को मुट्ठी में कर लूंगा, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, ये फेमिलराइजेशन जो है डिपार्टमेंट की वो करीब चलती है 2 हफ्ते, ठीक है। इसके बाद अगला होता है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग जो होती है वो 4 हफ्ते की चलती है, अप्रोक्सीमेटली 1 महीने की, राइट। एंड ये इंडक्शन ट्रेनिंग होती है एट एन इंस्टीट्यूट जिसका नाम है एमिटी स्कूल ऑफ इंश्योरेंस बैंकिंग एंड एक्चुअल साइंस, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। ये आपकी ट्रेनिंग चलेगी 4 हफ्ते की, जहां पे आपको आरबीआई के इन डेप्थ वर्किंग एंड फंक्शंस के बारे में समझाया जाएगा। आरबीआई किस तरीके से काम करता है, आरबीआई किस तरीके से इंपैक्ट करता है, आरबीआई के कौन कौन से डिपार्टमेंट कौन कौन सा काम करते हैं, आरबीआई किस तरीके से इन्फ्लेशन में उसका रोल है, किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी में उसका रोल है, उसके क्या रोल इंडियन इकोनॉमी में है। आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी, आपको फाइनेंस पढ़ाया जाएगा, आपको मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा। प्रॉपर आपकी पढ़ाई होगी इन 4 हफ्तों में, राइट। अब आप अगेन सोच रहे हो कि यार पढ़ना पड़ेगा, भाई पढ़ना पड़ेगा ना। अब देखो, मान लो कि अब आप कह रहे हो, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार हम तो कॉमर्स बैकग्राउंड के, हम इकोनॉमिक्स आती है, हम क्यों पढ़ेंगे। भाई साहब कुछ साइंस बैकग्राउंड के भी तो हैं, उनको तो पढ़ लेने दो, राइट। या कुछ ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, उनको पढ़ लेने दो। तो आपकी पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली देखो, ऐसा नहीं होता है जब हम फौज में भी जाते हैं ना, या किसी भी जॉब में जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको सीधा जज, मतलब आप लेफ्टिनेंट बने और आपको बोल दिया कि जाओ भैया जाओ बॉर्डर पे लड़ाई करो, ऐसा थोड़ी होता है ना। पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसी तरीके से इंडिया की इकोनॉमी है भाई, ऐसी कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है। पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप कैसे रोल प्ले कर सकते हो अपना, एंड देन ओनली आपको बैटलफील्ड में उतारा जाएगा, ठीक है। ये होती है इंडक्शन ट्रेनिंग, जो कि आपकी चलती है 4 हफ्ते। और इसके बाद होती है फाइनल ट्रेनिंग, जो कि होती है रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज, जो कि चेन्नई में है, राइट। रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई में है, वहां पे आपकी फाइनल ट्रेनिंग होती है। ये भी चलती है करीब 15 दिन से 1 महीना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हो जाएगी आपकी, ये चलती रहेगी धीरे धीरे। हो सकता है आपका नंबर जो है वो लेट आए, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज की जो ऑक्यूपेंसी है वो अराउंड 100 लोगों की है। बट पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा था, एक्सेप्ट फॉर 2024, कि मोर देन 200 वैकेंसीज आ रही थी। तो ऐसा हो रहा था कि जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवा सकते हैं, वो वहीं पे करवा रहे थे, ठीक है। बाकी बाकी लोगों को रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज में भेज दिया जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, ठीक है। 2023 में सबसे ज्यादा लोग, आउट ऑफ 220, अराउंड 80-90 पीपल वर पोस्टेड इन डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन ओनली। तो उन सबकी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वहीं पे हो गई थी, ठीक है। बाकी लोगों को रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज भेजा गया था चेन्नई में, ओके। तो उसी तरीके से, बट क्योंकि 2024 में तो केवल 66 लोग ही सिलेक्ट हुए हैं, तो वो तो सारे के सारे जाएंगे रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज में ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है। एंड यस, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इस ट्रेनिंग का कोई पीरियड होता है, कोई फिक्स पीरियड होता है, या फिर लगातार ऐसे चलता है। देखो ऐसा होता है, वो डिपेंड करता है कि अब जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग जरूरी नहीं है कि एकदम आपकी 2 हफ्ते की फेमिलाइजेशन के नेक्स्ट डे ही आपको इंडक्शन ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा, नहीं, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। सिमिलरली जो फाइनल ट्रेनिंग स्टाफ कॉलेज में होती है, उस तक भी हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, ठीक है। तो और दूसरा जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई क्या सैलरी मिलेगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। यस, आपकी सैलरी पहले दिन से शुरू हो जाती है। इट्स अ काइंड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो आपको सैलरी की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपकी सैलरी चलती रहेगी, ऑलराइट। चलिए, so I hope guys the training procedure of RBI grade B is clear. That's all which I wanted to discuss in this particular video. I hope आपको इससे थोड़ा सा मोटिवेशन आया होगा। तो अगर मोटिवेशन आया है तो let us not wait for the notification to out. Let's jump and let's start the preparation from today itself. And if you want to enroll in the RBI grade B batch and अगर आपको कोर्स लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। Thanks a lot. Goodbye. Take care and God bless.